बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज डिजिटल स्पेशल बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड की बात। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर प्रवीण बुधोलिया। मिस्टर प्रवीण बुधोलिया से हम बातचीत करेंगे स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। लेकिन प्रवीण जी के बारे में आपको बता दूं, ये फाउंडर और डायरेक्टर हैं डिग्री 212 इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एंड IMF प्राइवेट लिमिटेड से। प्रवीण जी, जैसे मैंने कहा, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड रिसेंटली हमने देखा है ज़्यादा फंड हाउसेस की तरफ से इस कैटेगरी में फंड्स लॉन्च किए गए हैं और काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पर इन्वेस्टर्स का रहा है। लेकिन सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें तो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स होते कौन से हैं? सिंपल भाषा में दीपाली, SIF को या स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड को आप ये समझ सकते हो कि आपका एडवांस वर्जन ऑफ म्यूचुअल फंड है, या इसको आप बोल सकते हो कि मिनी PMS है। म्यूचुअल फंड आपको एक सिंपल ट्रांसपेरेंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग का मौका देते हैं, जहां पे आप स्मॉलर अमाउंट्स इन्वेस्ट कर सकते हो। PMS आपको थोड़े से एडवांस स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हाई इन्वेस्टमेंट यानी 50 लाख प्लस कैटेगरी में आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये प्रोडक्ट आपके फ्रेमवर्क इसका म्यूचुअल फंड की तरह ही है। इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क म्यूचुअल फंड के लिए, टैक्सेशन आपका म्यूचुअल फंड का है, और फंड मैनेजर को जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो है डेरिवेटिव मार्केट में लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज को प्ले करने की। तो उन फॉलिंग मार्केट में जहाँ पे म्यूचुअल फंड अपने आप को कंस्ट्रेंट फील करते हैं टू मेक मनी, ये फंड मैनेजर आपकी शॉर्ट कॉल लेके पोटेंशियल रखता है आपके पोर्टफोलियो में अल्फा क्रिएट करने का। तो ये रेगुलर म्यूचुअल फंड से किस तरीके से अलग होते हैं? या फिर हम इतनी सारी कैटेगरीज देखते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, अगर उनसे कंपेयर करें तो यहाँ क्या डिफरेंट अप्रोच एक इन्वेस्टर को मिलती है? जैसे एक साइड में आपके म्यूचुअल फंड है जो एक आम निवेशक के लिए बहुत सरल, सिंपल, रेगुलेटेड, डाइवर्सिफाइड फंड है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और दूसरी साइड में PMS है जहां पे इन्वेस्टर्स मिनिमम 50 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ में वो एडवांस स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट कराते हैं अपने फंड मैनेजर्स के थ्रू। इन बिटवीन ये प्लेस है जहां पे अ, आप सेम रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में सेम टैक्स एडवांटेज लाइक म्यूचुअल फंड आप एक प्रोडक्ट लेके आते हो, जहां पे फंड मैनेजर आपके SIF के फंड मैनेजर आपके डेरिवेटिव के स्ट्रेटजीज को, लॉन्ग शॉर्ट के स्ट्रेटजीज को यूज करके आपके लिए फॉलिंग मार्केट में भी रिटर्न बनाने का पोटेंशियल रखते हैं। तो एक आम इन्वेस्टर का सोचना क्या होता है कि आपने सस्ते पे खरीदा, महंगे पे बेचा और आपने प्रॉफिट कमाया। ऐसा है फंड मैनेजर आपको फॉलिंग मार्केट में भी और साइडवेज मार्केट में भी रिटर्न बनाने की कोशिश करेगा बाय यूजिंग द शॉर्ट स्ट्रेटजीज। ओके, अच्छा प्रवीण, एक चीज़ और, अब जैसे आपने भी कहा और जैसे जानकारी है भी कि SIFs की प्लेसमेंट इन बिटवीन जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं उनके बीच में की गई है। बट कंसीडरिंग इसका साइज मिनिमम इन्वेस्टमेंट का काफ़ी बड़ा है, शायद 10 लाख के आसपास है, तो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के बजाय जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, HNIs, उनको ज़्यादा टारगेट करता है ये? पहली बात तो ये इन्वेस्टमेंट किसके लिए नहीं है ये इंपॉर्टेंट तो जानना। तो वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी अभी स्टार्ट की हुई है, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। तो वो इन्वेस्टर्स जो इसको एज कंटिजेंसी फंड की तरह बनाना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। हर वो इन्वेस्टर जो मार्केट में एक साइजेबल टाइम और कॉर्पस बिल्ड कर चुका है, मुझे लगता है वो इन्वेस्टर्स अपनी एडवांस स्ट्रेटजीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में SIF की तरफ देख सकते हैं। वो इन्वेस्टर जिन्होंने मल्टीपल मार्केट साइकिल्स को देखा है, जिन्होंने बहुत सारे ड्रॉडाउन्स को फेस किया है, जो ये समझते हैं कि बहुत सारे स्ट्रेटजीज हर मार्केट में आउटperform नहीं करते, वो SIF की तरफ डेफिनेटली रुक कर सकते हैं। ओके, अच्छा, आप क्या रिस्क देखते हैं SIF में? क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये सिर्फ लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड्स नहीं है, यहाँ पर आपको डेरिवेटिव पोजीशनिंग भी मिलती है हेजिंग के लिए, तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस भी हो सकती है, कुछ स्पेसिफिक फोकस भी रह सकता है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पे, तो रिस्क आप क्या देखते हैं इन्वॉल्व? तो रिस्क इसमें अगर मैं क्लासिफाई करूं तो 4 तरह के रिस्क है। पहले तो रिस्क खुद का असेसमेंट का रिस्क है कि हर वो इन्वेस्टर जो SIF की तरफ जा रहा है उसको अपना खुद का एक रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। सेकंड बड़ा रिस्क इसमें मैनेजर का रिस्क है, क्योंकि मैनेजर का कॉल मार्केट को लेके, सेक्टर को लेके, स्टॉक को लेके सही होना चाहिए टू गेट दी हायर अल्फा इन द पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे मैनेजर का कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस देने के लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि SIF में स्ट्रेटजी नहीं, मैनेजर की क्वालिटी रिटर्न बनाती है, तो गलत नहीं होगा। एक और बड़ा रिस्क है कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क। जैसे म्यूचुअल फंड में इनहेरेंटली ड्यू टू रेगुलेशन आप सर्टेन परसेंटेज ऑफ
एलोकेशन आप किसी स्टॉक में कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, सर्टेन परसेंटेज आप स्टॉक सेक्टर में कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो एक इनहेरेंट मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशन टूल है डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। एसआईएफ में फंड मैनेजर्स आर सपोज टू टेक फोकस्ड स्ट्रेटजी, तो वो लोग फोकस्ड स्ट्रेटजी ले सकते हैं, फोकस्ड कॉल ले सकते हैं, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन आपके हायर रिस्क की तरफ लीड कर सकता है। तो हर वो इन्वेस्टर जो एसआईएफ में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको ये रिस्क को असेस करना चाहिए। एक और बड़ा रिस्क एसआईएफ में है, वो है शॉर्ट स्क्वीज का रिस्क। कई बार आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो, मान लो कोई स्टॉक नीचे जा रहा है और उस पर आपने एक शॉर्ट कॉल ली हुई है। अगर वो स्टॉक की प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करती है और मार्केट में उस स्टॉक का लिक्विडिटी नहीं है, फ्लोट नहीं है, तो प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं ड्यू टू हाई डिमांड। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका रिस्क, क्योंकि आपको तो स्टॉक खरीदना होगा, तो आपका रिस्क का लॉस बढ़ता रहता है। तो ये एक सारे रिस्क के असेसमेंट आपके होने चाहिए आप जब एसआईएफ में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो। ओके। अच्छा प्रवीण जी, एक चीज़ और, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो आप पोजीशन हेजिंग की तरफ बना रहे हैं डेरिवेटिव में, उसकी भी एक सर्टेन लिमिट सेबी ने डिफाइन की है, वो कितनी है? प्लस जैसे आपने तमाम रिस्क फैक्टर गिनवाए, कितनी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव पोजीशनिंग भी है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि अगर स्ट्रैटेजी सही नहीं बैठती है तो जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका मेजर पोर्शन आप लूज़ कर सकते हैं? इसकी भी क्या प्रोबेबिलिटी एक एज अ रिस्क फैक्टर बनने की होती है? तो अभी जो एसआईएफ का फॉर्मेट है, उसमें आप 25% ऑफ द पोर्टफोलियो कैन बी अनहेज्ड। तो आप जो डेरिवेटिव के कॉल ले रहे हो, वो तो 25% तक आप पोर्टफोलियो का आप अनहेज्ड डेरिवेटिव कॉल ले सकते हो। बट उसके लिए कंडीशन ये है कि आपका प्राइमरी पोर्टफोलियो 75% होना चाहिए उस टाइम पे। तो यहाँ पे कोई लेवरेज नहीं दिया गया आपको। तो एक्चुअली हमारे फ्रेमवर्क में ये बहुत अच्छा रिस्क मिटिगेशन टूल है। अगर मुझे इसको प्लेस करना हो किसी पोर्टफोलियो में, तो मैं ये बोलूंगा कि चढ़ते हुए मार्केट में, बुलिश मार्केट में शायद आपके म्यूचुअल फंड अच्छा करेंगे, बट साइडवेज मार्केट में, फॉलिंग मार्केट में आपके एक अच्छे रिस्क मिटिगेशन के टूल की तरह आप इनको यूज कर सकते हो फॉर पोर्टफोलियो ग्रोथ। ओके, परफेक्ट। अच्छा, एक और एस्पेक्ट इसी कैटेगरी से जुड़ा हुआ आपसे समझना चाहेंगे। अ, इसमें जो लॉक इन है वो तो शायद कुछ अप्लाई नहीं होता है, तो अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ एक्सपोजर ले रहा है तो वो क्या बहुत ऑफन अपनी पोजीशन से एंट्री एग्जिट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव पोजीशनिंग भी है, या फिर किस तरीके से कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर सकता है अगर एक्सपोजर ले भी तो? सेबी के सबसे वो 7 उन्होंने स्ट्रेटजीज दिए हैं, 3 इक्विटी साइड में, 2 हाइब्रिड साइड में, 2 डेट साइड में। आपके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में आप डिसाइड कर सकते हो कि लाइक फॉर एग्जांपल इन इक्विटी देयर आर 3 स्ट्रेटजीज। जो आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड प्लस शॉर्ट करके दो, तो आपका इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी बन जाता है। अगर आपने कोई थीमेटिक फंड है जहाँ पे आप सेक्टोरल एलोकेशन या थीम्स में प्ले करते हो, जहाँ पे आपका 80% 4 थीम्स में होना चाहिए, प्लस शॉर्ट कर दो, तो आपका वो सेकंड कैटेगरी हो जाता है। एक स्टॉप 100 करके कैटेगरी है, जहाँ पे आप स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस पे ऑपरेट कर सकते हो। अगर उसी में अगर मैं 25% शॉर्ट एक एडिट फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को दे दूं, तो वो थर्ड कैटेगरी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे इन्वेस्टर को अपनी पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते करते टाइम उनको ये स्ट्रेटजी पे काम नहीं करना है, ये फंड मैनेजर को करना है। आई थिंक यहाँ पे इन्वेस्टर को ये सोचना है कि मुझे एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्पेस पे जाना है विद रिस्क मिटिगेशन टूल एडेड टू इट, या मुझे कोई स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस पे जाना है डिपेंडिंग ऑन माई रिस्क एपिटाइट, या मैं कोई एक मल्टी थीम वाले एसआईएफ में जाऊं जो जो मार्केट के सेक्टर रोटेशन का एडवांटेज ले सके। सेम हाइब्रिड साइड में है कि मुझे मल्टी एसेट साइड में जाना है या मुझे इक्विटी या डेट के साइड में जाना है। ये अगर हम उस लेवल पे डिसाइड करेंगे, तो विद इन एसआईएफ मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है। ओके। और एक फाइनल सवाल और आपसे प्रवीण, आपने रिस्क तो बताए और आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया कि जब मार्केट वॉलेटाइल होते हैं या जब मार्केट में कोई परेशानी होती है, उस स्थिति में इस तरीके के फंड्स बेटर परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा भी और क्या बेनिफिट्स आप देखते हैं रिस्क के साथ साथ अगर कोई एक्सपोजर ले तो? जैसे मैंने आपको बताया कि एक अच्छे रिस्क मिटिगेशन टूल है हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के साथ, क्योंकि वो लॉन्ग पोजीशन होती है सिर्फ, तो अगर मार्केट ऊपर गया तो पैसा बना, मार्केट नीचे गया तो पैसा नहीं बना। डेरिवेटिव्स को म्यूचुअल फंड मैनेजर एक लिमिट तक यूज कर सकते हैं, वो अपने रिस्क को लिमिट कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास एक स्टॉक है एज ए म्यूचुअल फंड मैनेजर और मुझे लगता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, नीचे जा सकता है, तो मैं डेरिवेटिव को सिर्फ उसके नीचे जाने इसकी लिमिट कर सकता हूँ लॉस को। ऑन द अदर एंड आपका एसआईएफ का फंड मैनेजर उस गिरावट वाली स्ट्रेटजी के थ्रू भी आपको पैसा बना सकता है। तो मुझे लगता है वो सारे इन्वेस्टर्स जो साइडवेज मार्केट में, फॉलिंग मार्केट में हमेशा
फील करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है जो आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये बातचीत हुई स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में और सिंपल भाषा में प्रवीण जी ने आपको यहाँ समझाया कि ये होते क्या हैं, किन इन्वेस्टर्स के लिए बने हैं, पोर्टफोलियो में प्लेसमेंट कहाँ हो सकती है, या फिर क्या बेनिफिट्स या क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं इन स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड से जुड़े हुए। थैंक यू प्रवीण जी आने के लिए इस सेगमेंट में और हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। और इसी के साथ इस डिजिटल स्पेशल पेशकश में तो इतना ही। नमस्कार। बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात।